ओके, चलिए एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। सपोज ये कोई डेंस मीडियम है जैसे वाटर, और इसमें ये बॉल डूबी हुई है, सॉलिड स्टील बॉल बॉटम पर पड़ी हुई है, और एक ऑब्जर्वर बाहर किसी रेयर मीडियम में, चलो मान ले एयर में है। ये ऑब्जर्वर की आंख है, मुझे पूरे ऑब्जर्वर से क्या मतलब है, ये उसकी आंख है, और ये अपनी इस आंख के थ्रू इस डूबी हुई बॉडी को, ये पत्थर वत्थर पड़ा है पानी के अंदर, उसको देखने की कोशिश कर रहा है। अब यार देखने की शर्त यह है कि ऑब्जेक्ट से चल के लाइट रेस ऑब्जर्वर की आंख में पहुंचे, तो इस ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट रेस चलेंगी जो ऑब्जर्वर की आंख में घुस जाएंगी, कुछ इस तरह से मान लीजिए। ओके, लेकिन यार ये क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर लाइट बेंड हो जा रही है। अच्छा, ये लाइट तो सीधी निकल जाएगी अलोंग द नॉर्मल, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये लाइट तो बेंड करेगी ना, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो बेंड करेगी ही भाई। अब ऑब्जर्वर को क्या फील होगा, ऑब्जर्वर को ये फील होगा कि जैसे ये सारी लाइट रेस पॉइंट ए से नहीं बल्कि पॉइंट बी से आ रही है। ये लाइट जो ऑब्जर्वर की आंख में घुस रही है, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ऑब्जर्वर को लगेगा ये सारी एनर्जी, सारी लाइट बी से आ रही है, और उसको जो पत्थर ए पर पड़ा है वो ए पर नहीं बल्कि बी पर दिखेगा। यार उसको तो पत्थर की गहराई जो है डिफरेंट दिख रही है। मैं कुछ और पॉइंट्स मार्क करूंगा जैसे पी और सी। तो यार मैं बता दूं कि ये जो पानी है ना, इसकी एक्चुअल गहराई तो एपी है, लेकिन जो ऑब्जर्वर को दिखेगी वो बीपी दिखेगी। आप पानी की गहराई वहराई का अंदाजा कैसे देखते हैं यार? पानी के बॉटम में पत्थर वत्थर पड़े होते हैं, उनको देख के आप एक आइडिया लगाते हैं यार ये पानी 1 मीटर या 2 मीटर गहरा होगा। लेकिन यार वो जो पत्थर ए पर पड़ा है वो तो ऑब्जर्वर को बी ऐसी लोकेशन पे दिख रहा है, यानी जो गहराई एक्चुअली में एपी है वो ऑब्जर्वर को बीपी दिख रही है। पानी के अंदर उतर मत जाना ये सोच के कि अरे यार ये तो बस बीपी इतना ही गहरा है, एक्चुअली में वो एपी गहरा है, एपी काफी ज्यादा है। मान लेते हैं एपी बीपी से दुगना है तो आप परेशान हो जाओगे, मतलब आपको लगेगा कि पानी सिर्फ 1 मीटर गहरा है, वो एक्चुअली में 2 मीटर गहरा होगा, डूब जाओगे। खैर, तो ये जो बीपी है इसको हम लोग एपरेंट डिस्टेंस कहते हैं, और ये जो एपी है इसको हम रियल डिस्टेंस कहते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये बीपी कितना है, यानी ए की जो इमेज है वो कहां पर बन रही है, ए की इमेज बी है कहां पर बन। इनफैक्ट जो ये बी है ये ए की वर्चुअल इमेज है। एपी रियल डेप्थ है और बीपी एपरेंट डेप्थ है। एपी रियल डिस्टेंस और बीपी एपरेंट डिस्टेंस है। क्या हम बीपी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में एपी डेप्थ पर है वो हमें दिखेगा कहां पर, बीपी कितना होगा? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहां पर कुछ एंगल्स मार्क करेंगे, जैसे मैंने ये अल्फा और बीटा मार्क किए हैं। अब पॉइंट सी जहां पर लाइट रिफ्रैक्शन कर रही है, टर्न कर रही है, वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब अगर ये एंगल अल्फा है तो सोचिए ये एंगल कितना हो जाएगा जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, और ऊपर वाला ये एंगल बीटा हो जाएगा। सिंपल ज्योमेट्री से यार आप देख लो, ये बीटा है तो फिर ये भी बीटा होगा। अब आगे क्या, आगे मेरे हाथ में इतना ही है कि अल्फा और बीटा रिलेटेड होंगे। अल्फा और बीटा कैसे रिलेटेड होंगे? न्यूटन्स लॉ से, कूलम्स लॉ से, फैराडेज लॉ से। अरे अल्फा और बीटा किस लॉ से रिलेटेड है? स्नेल्स लॉ से। तो अल्फा और बीटा में स्नेल्स लॉ लिख देते हैं, म्यू1 साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू2 साइन बीटा। अब है क्या, एक छोटी सी बात है यार, ये म्यू1 और म्यू2 कुछ दिन में भूल जाएंगे यार, पता नहीं कौन म्यू1 है कौन म्यू2 है। एग्जाम में अगर इसको म्यू2 लिख दिया और ऊपर वाले को म्यू1 लिख दिया तो आप क्या करोगे? तो यार एक ऐसी बात करते हैं जो हमें याद रहे। ये जो म्यू1 है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है, और म्यू2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां ऑब्जर्वर रहता है। तो हम म्यू1 और म्यू2 को म्यू ऑब्जेक्ट और म्यू ऑब्जर्वर कहेंगे। थोड़ा बड़ा है लेकिन यही कहना पड़ेगा यार। म्यू ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर ऐसे चेंज कर दें तो स्नेल्स लॉ ऐसे दिखने लगता है। अब आगे बहुत मजेदार ट्रिकी बात मैं बताऊंगा जो 99.99% लोगों को समझ में नहीं आती। बुक्स वगैरह में सब जगह लिखी है लेकिन हुआ कैसे समझ में नहीं आता। ये ऑब्जर्वर की आंख है, ध्यान दीजिए। यार कौन होता है जिसकी आंख इतनी बड़ी होती है यार? मतलब ये जो है वो पत्थर वत्थर है, ये कोई बॉल पत्थर है, और ये ऑब्जर्वर की आंख इतनी बड़ी है। एक्चुअली ये आंख इतनी बड़ी इसलिए दिखाई जिससे अल्फा बीटा एंगल आपको साफ साफ दिखे और मैं डायग्राम तो क्लियरली बना पाऊं। अब मैं आपको दिखाऊं जरा कि जो आंख का साइज है, अगर एक्चुअली मैं आंख का साइज बनाऊं, रियल आंख का साइज बनाऊं तो वो कैसा दिखेगा। मैं बनाऊं, अगर एक्चुअली में मैं आंख बनाऊं तो इससे भी छोटी दिखेगी। ये छोटी आंख, ये रियल है। लेकिन यार अगर
एक्चुअल साइज ऑफ आंख आई आप दिखा रहे हैं, तो ये अल्फा और बीटा कहां चले गए? तो ये तो पिचक गए, एकदम पापड़ बन गए, दिखना ही बंद हो गए। अरे दिखना क्या बंद हो गए, मतलब बहुत छोटे एंगल्स होंगे। ऑब्जर्वर की आंख बहुत छोटी होती है, इसलिए जो एंगल्स बनते हैं, लाइट जो एंगल बनाती है अल्फा और बीटा, ये एंगल ऑटोमेटिकली बहुत छोटे हो, मतलब जो पॉइंट सी है ना, ये पॉइंट पी के बहुत नजदीक होता है। इस डायग्राम में आपको जैसे सी और पी दिख रहे हैं ऐसे दूर दूर, ये नहीं है, सी पी से ऑलमोस्ट चिपका हुआ रहता है। अल्फा और बीटा टेंडिंग टू जीरो रहते हैं अगर एक्चुअल सेंस में देखें। तो फिर से रिपीट करता हूं, एक्चुअली में ऑब्जर्वर की आंख इतनी या इससे भी छोटी होगी। इस तरह से जो पॉइंट सी है ये पॉइंट पी के बहुत पास होगा, मतलब ये लाइट रे और ये लाइट रे एक दूसरे के बहुत पास पास ट्रेवल कर रही होंगी, तब ये एक साथ छोटी सी आंख के अंदर घुसेंगी। इन दोनों लाइट रेस को एक साथ आंख में घुसना है तो इन दोनों लाइट रेस को एक दूसरे के बहुत पास होना पड़ेगा कि नहीं बताइए? पॉइंट सी को पॉइंट पी के बहुत पास होना पड़ेगा कि नहीं बताइए? और अल्फा और बीटा एंगल्स का क्या होगा, पिचक के एकदम से छोटे हो जाएंगे कि नहीं? तो अल्फा और बीटा एक्चुअली छोटे एंगल्स हैं, और छोटे एंगल का जो अप्रोक्सीमेशन है वो करते हैं। छोटे एंगल्स के केस में क्या है ना कि साइन अल्फा और साइन बीटा ना, इनको आप टेन अल्फा और टेन बीटा लिख सकते हैं। तो छोटे एंगल का अप्रोक्सीमेशन क्या है, साइन अल्फा बराबर टेन अल्फा होता है अगर अल्फा छोटा है, साइन बीटा बराबर टेन बीटा होता है अगर अल्फा छोटा है। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री, टेन अल्फा को देख रहे हो आप ट्रायंगल ए सी पी देखो जरा, ट्रायंगल ए सी पी देखो, इसमें टेन अल्फा की वैल्यू जो है वो सीपी अपॉन एपी हो जाएगी। मेरे शब्दों को सुनो, टेन अल्फा सीपी अपॉन एपी। और ट्रायंगल सी पी बी देखिए, ये छोटा ट्रायंगल देखिए, इसमें टेन बीटा की वैल्यू सीपी अपॉन बीपी हो जाएगी। ये वैल्यूज अगर रखते हैं यहां से सीपी और सीपी तो कैंसिल हो जाएगा। मैंने टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू रखी, सीपी और सीपी कैंसिल हो गया। बीपी निकालना तो लो आगे, थोड़ा सा साइड चेंज कीजिए, सीपी को कैंसिल कीजिए, तो बीपी अपॉन एपी आ जाएगा, म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। बीपी जो है वो अपरेंट डिस्टेंस है जो ऑब्जर्वर को फील हो रही है, और एपी जो है वो रियल डिस्टेंस है। तो यहां से आ जाता है अपरेंट डिस्टेंस जो हमें दिखाई देती है वो होती है म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट इनटू रियल डिस्टेंस। तो एक रूल है यार, जब कभी आप किसी दूसरे मीडियम में झांक के चीजों की डिस्टेंस का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं तो जो डिस्टेंसेस हैं वो आपको झूठी दिखाई देती है, वो नहीं दिखाई देती जो एक्चुअल है। आपको अपरेंट डिस्टेंस हमेशा दिखाई देती है, और उसका फॉर्मूला होता है म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट इनटू रियल डिस्टेंस। म्यू ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्वर जिस मीडियम में बैठा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अच्छा, ये फॉर्मूला यार बस एक शर्त है भाई, वो देख लो, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर देखा जा रहा हो, यानी थ्रू दिस रे देखा जा रहा हो। ये वाली रे देखिए आप, जो रे ए बी पी सीधी चल रही, इसके थ्रू देख रहे हो। जब आप इस रे ए बी पी के थ्रू देखोगे तो जो दूसरी रेज आंख में घुस रही होंगी वो इस ओरिजिनल रे के बहुत पास होंगी, ऑलमोस्ट चिपकी हुई होंगी, और तभी अल्फा बीटा छोटा है, ये अप्रोक्सीमेशन हम ले पाएंगे। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर रह के और तब ऑब्जेक्ट को देख रहा है, और तब ये फॉर्मूला वैलिड है कि अपरेंट डिस्टेंस जो दिखाई देगी वो म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट इनटू रियल डिस्टेंस होगी। जो मैंने आपको प्रीवियस फॉर्मूला बताया ना वो बहुत जनरल है भाई, उसको ऐसे नैरो सेंस में मत लें कि बस ऑब्जेक्ट जो है वो डेंस मीडियम में पड़ा है और ऑब्जर्वर बाहर हवा से देख रहा है। हर समय वैलिड है। ये देखो कैसे कहानी एकदम पलट गई। ये सिचुएशन देखो आप यार, ये ऑब्जेक्ट जो है ये रेयर मीडियम है, कोई पेड़ वेड़ है हवा में और उस पे ये अमरूद लटक रहा है, और एक ऑब्जर्वर पानी के अंदर डूबा हुआ है, लेटा हुआ है, और वो इस अमरूद को देख रहा है और ये जानना चाहता है कि ये कितनी डिस्टेंस पे है, तो भी उसको ये डिस्टेंस बदली हुई दिखाई देगी। अब आप ऑब्जेक्ट से फिर से लाइट रेज ऑब्जर्वर की तरफ ले जाइए, तो अगर ऑब्जेक्ट ए से लाइट रेज ऑब्जर्वर की तरफ जाएंगी तो देखिए यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इस बार लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, रेयर से डेंस में जा रही है ना, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। अब इन लाइट रेज को अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ऑब्जर्वर को यही लगता रहेगा कि ये सारी लाइट बी से आ रही है, और जो डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस एपी है भाई, पी से ए डिस्टेंस ऊपर है, हवा में जो ऑब्जेक्ट है वो एपी डिस्टेंस पे, लेकिन ऑब्जर्वर को वो डिस्टेंस बीपी दिखाई देगा। तो अभी भी हमारा फॉर्मूला जिंदाबाद है कि जो अपरेंट डिस्टेंस है बीपी वो म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट इनटू रियल डिस्टेंस एपी हो जाएगा। अभी भी फॉर्मूला वैलिड। एक मजेदार बात देखिए, इस बार आप देख रहे होंगे कि जो अपरेंट डिस्टेंस है यानी बीपी वो ज्यादा है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो और दूर दिख रहा है।
तो हमारे फॉर्मूले में भी इस बात की चिंता की गई है, म्यू ऑब्जर्वर भी तो इस बार ज्यादा है। फॉर्मूला देखिए, म्यू ऑब्जर्वर ज्यादा है, ऑब्जर्वर का मीडियम डेंस है, और म्यू ऑब्जेक्ट इस बार कम है, ऑब्जेक्ट का मीडियम रेयर है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से भी ये है कि अपरेंट डिस्टेंस इस बार रियल डिस्टेंस से ज्यादा आएगी। तो यार फाइनल बात है कि हमारा फॉर्मूला एकदम जनरल है, और जब आप डेंस मीडियम में रहते हैं और रेयर मीडियम में रखी हुई चीजों को देखते हैं तो आपको दूर खिसकी हुई दिखाई देती है। और इसका उल्टा जो पहले हुआ था कि आप रेयर में हो और डेंस में झांक के देख रहे हो तो आपको चीजें आपके नजदीक खिसकी हुई दिखाई देती है। आप एक्वेरियम, आपके घर में एक्वेरियम है और उसमें फिश को देखते हैं ना, तो वो फिश आपको आपके नजदीक दिखाई देती है, लेकिन फिश अगर कभी आपको देख रही होगी तो आप जहां होगे उससे भी दूर दिखाई दे रहे होगे। तो फिर ये वाला फॉर्मूला हर समय हर सिचुएशन में वैलिड है।